अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ये है आपका प्रोग्राम डिबेटेबल। जैसे कि आपको मालूम है कि इस प्रोग्राम के अंदर हम मुख्तलिफ़ पहलुओं को उजागर करते हैं, वो सियासत से रिलेटेड हों, डोमेस्टिक या इंटरनेशनल, या फिर किसी भी किस्म के डोमेस्टिक जो आपके कहेंगे सतून हो, उनसे रिलेटेड कोई इशू हो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक इंतहाई अहम है और अहमियत रखता है हमारी ज़िंदगियों में। ये जो आज़ादी सहाफ़त और ये जो मीडिया की फ्रीडम है, जो हमने तकरीबन एक डेकेड से हम जिसको एंजॉय कर रहे हैं एज अ सोसाइटी, उसके हमारे लिए क्या इम्प्लीकेशंस हैं और उसके लिए हमें कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से आगे चलना होगा। इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए आज हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है रिनोन्ड एंकर और मीडिया साइंसेस बहरिया यूनिवर्सिटी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट वहीद हुसैन साहब ने। वेलकम टू द प्रोग्राम वहीद साहब। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। सर प्लेजर इज़ ऑल आवर्स। सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये जो आज़ादी जिसको आप कहते हैं मीडिया की आज़ादी, ये जिस तरह से हासिल की गई और उसके बाद क्या हमने जो इसका हक है वो अदा किया है अभी तक, या हमें मज़ीद काम करने की ज़रूरत है? देखें, ये दुनिया की जितनी भी सोसाइटीज़ हैं, अगर आप तारीख़ पे नज़र डालें तो बरतानिया है, अमेरिका है, मीडिया का और जो आपकी होते हैं सरकार या हुकूमत जो होती है, उसकी आपस में एक स्ट्रगल जो है, एक जद्दोजहद जो है वो जारी रही है। क्योंकि कोई भी हुक्मरान जो है या एक ग्रुप ऑफ पीपल जो हुक्मरानी कर रहे होते हैं, चाहे वो डिक्टेटर है या चाहे वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, वो कभी भी ये नहीं चाहते कि उनके जो मनफी पहलू हैं वो आवाम के सामने लाए जाएं किसी भी एतबार से। कोई एक शख्स उठ के उनके ऊपर गुफ्तगू करता है या मीडिया उस हवाले से आवाम के अंदर आगाही पैदा करता है। तो इसी तनाजुर में पाकिस्तान में भी ये सिलसिला रहा, क्योंकि हमारी जो सहाफ़त है उसको हम दो हिस्सों में उसको हम तकसीम कर सकते हैं। एक वो सहाफ़त थी जो पाकिस्तान बनने से पहले थी, उस सहाफ़त का जो किरदार था, उसका जो एजेंडा था, वो ये था कि सब कॉन्टिनेंट के अंदर मुसलमानों की नुमाइंदगी किस तरह से की जाए, अखबारों के ज़रिए और आपके जरीदों के ज़रिए। और आपको पता है कि जितने भी बड़े बड़े मौलाना मोहम्मद जोर थे या उनके भाई थे, उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट लोग जो मुस्लिम लीग के अंदर थे वो अखबार भी चलाते थे, और उससे आवाम के अंदर, मुसलमानों के अंदर एक आगाही पैदा हुई। और फिर उसने एक बड़ा इम्पोर्टेंट किरदार अदा किया, यहाँ तक कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ख़ुद एक अखबार के एडिटर रहे, डॉन अखबार के पहले एडिटर वो थे। और फिर पाकिस्तान बनने के बाद ज़ाहिर है कि एक मुख्तलिफ वो था, चैलेंज था अखबारात के लिए। एक नई एक हुकूमत थी, एक नया मुल्क था, उसके चैलेंजेस थे बहुत ज़्यादा, उनको लेके आगे बढ़ते रहे। लेकिन वहाँ पे जब हमने देखा कि मार्शल लॉ लग गया फिर 58 में, और उसके बाद फिर ज़ाहिर है कि मैंने जैसे कहा कि चाहे वो मगरब हो या मशरक़ हो, शमाल हो या जनूब हो, जिस भी इलाके में हुकूमत और अखबार के दरमियान एक वो सहाफ़त और आपके मीडिया के दरमियान एक स्ट्रगल रहती है। तो उन्होंने पाबंदियाँ भी लगाई। फिर उसके बाद हमने भुट्टो साहब का दौर था, उसमें भी इस तरह की फेवरेटिज्म चीज़ें चलती रहीं। ज़ियाउल हक के दौर में ज़्यादा ये एक टफ था, पाबंदियाँ रहीं। ज़ाहिर है उन्होंने मार्शल लॉ लगाया, फिर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से मार्शल लॉ की तरफ एक ट्रांजिशन थी। और अब मीडिया का जो रोल है, डेफिनेटली जब से ये टीवी चैनल पाकिस्तान के अंदर शुरू हुए हैं, और एक इंटरेस्टिंगली एक जर्नल ने ये मीडिया, सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यही है कि एक जमहूरी और एक सियासी आदमी से ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, बिल्कुल ऐसा, लेकिन ये एक जनरल ने, बिल्कुल, जो कि कू के नतीजे में सदारत में आए, उसके कुछ पहलू थे हमारे खित्ते की सियासत से उनका ताल्लुक़ था। कारगिल के बाद की जो हमें चैलेंजेस पेश आए बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर, हम अपना बयानिया जो था, कौमी बयानिया जिसको नेशनल नैरेटिव कहते हैं,
वो हमारा मीडिया इतना मजबूत नहीं था, ताकतवर नहीं था, ठीक है, कि वो बैन अवी सतह के ऊपर पाकिस्तान का जो नैरेटिव है, पाकिस्तान का जो बयानिया है, उसको लेके जा सके। उस तनाजुर में फिर पॉलिसी बनाने वाले जितने भी लेकिन लोग थे, वहीद साहब आज भी हमारा जो फोकस है वो उर्दू फोकस है, डोमेस्टिक फोकस है, जिससे मेरा कहने का मकसद ये, आज भी हमारे पास उस मयार का कोई इंग्लिश चैनल मौजूद नहीं। जैसे अगर हम एग्जांपल देना चाहें, अल जजीरा को देख लें, रशियन टेलीविजन आरटी को देख लें, प्रेस टीवी को देख लें, अगर जैसे 24 है, बिल्कुल बीबीसी है, सीएनएन है, स्काई अगर आप है, नैरेटिव फॉक्स की है, बात करते हैं, हाँ जी, तो डॉच उसके वेले लिए है, ये जरूरी इस तरह है की कि उस बिल्कुल। लैंग्वेज को भी, तो ये फुकदान क्यों है, इसकी क्या वजह है? मैं अभी उसकी तरफ बाद में आऊंगा कि वो जो आपने कहा एक किस्म की अपोजिशन है, बड़े बड़े जो एक्टर्स हैं, सियासी हैं और गैर सियासी हैं, कंटेंट लेकिन मैनेजमेंट के ऊपर, कंटेंट, लेकिन content ये को मीडिया कैसे तो manage किया जाए। अदरवाइज एक दो धारी तलवार भी है ना, बिल्कुल जहाँ ऐसे ही। रिस्पॉन्सिबिलिटी है वहाँ एक्सप्लॉयटेशन भी है। अच्छा, तो पहले तो पहले आपका की वो जो तरफ है ना इंग्लिश का देखें, हमारे बिल्कुल। यहाँ पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो आपका ऑडियंस है, हाँ जी, आपने कोई भी इन्वेस्टर प्रोडक्ट बनाता है तो उस प्रोडक्ट की मार्केट देखता है कि कौन सी है। ठीक है, अब आप मार्क्स एंड स्पेंसर की जो प्रोडक्ट्स हैं या नाइकी की जो प्रोडक्ट्स हैं, वो राजा बाज़ार में आप नहीं बेच सकते, बिकॉज ठीक है, एक जूते की कीमत 25 से 30 हज़ार रुपये है, बिल्कुल, एक शर्ट की कीमत पाकिस्तानी 10 हज़ार रुपये है। तो आपने उसका जो ऑडियंस, उसका जो कस्टमर है, वो आपको हमारे यहाँ इस्लामाबाद के अंदर F6 में मिलेगा, F7 में मिलेगा, F11 में मिलेगा, और यहीं पे ये लेट आउट्स आपको दिखाई देती हैं। लेकिन 9/11 के बाद इसी तरह मैं आ रहा हूँ, जी। इसी तरह आपका जो इंग्लिश ऑडियंस है पाकिस्तान के अंदर वो अवेलेबल नहीं है। ठीक है, हमने एक्सपीरियंस किए प्राइवेट चैनल सेक्टर के अंदर। जी हाँ, डॉन न्यूज़ जो था, बिल्कुल, उन्होंने अपने अखबार को कॉपी करके टीवी चैनल इंट्रोड्यूस किया, कोशिश की, जी हाँ, उन्होंने बड़ा मतलब अपने लोगों को ट्रेन किया, बड़ी अच्छी ह्यूमन रिसोर्स उन्होंने कलेक्ट की, पाकिस्तान से भी, और पाकिस्तानी जो बायर थे उनको भी बुलाया, लेकिन वो टीवी चैनल अंग्रेज़ी का वो सरवाइव नहीं कर सका, वो चल नहीं सका। शायद सर उनका टारगेट ऑडियंस गलत था, जब अंग्रेजी चैनल आप देखिए, मैं आपको डोमेस्टिक टारगेट के लिए नहीं एक होगा। तो हमें ध्यान में ये रखना चाहिए जी, कि जी। कोई भी सरमायाकारी करने वाला शख्स जो है, चाहे वह रेड़ी लगाने वाला है या बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाता है या कोई बहुत बड़ा कॉलोनी बनाता है, कोई टाउन बनाता जी, है, जी, उसका बुनियादी पर्पस होता है फ़ायदा, प्रॉफिट, मुनाफा। इंग्लिश चैनल के अंदर मुनाफा नहीं था, क्योंकि मैं एक एडवर्टाइज़र हूँ, जी, जी, एक इस पेपर की एडवर्टाइजमेंट मैंने करनी है, जी, जी, तो मैं ये चाहूँगा कि मैं उस मीडिया के ऊपर जाऊँ या मीडियम के ऊपर जाऊँ जहाँ पे मेरा पैगाम ज़्यादा पॉपुलेशन तक पहुँचे। एडवर्टाइजमेंट एंड इनकम, वो तो बिल्कुल ठीक है ये सर। फैक्टर इस था कि फैक्टर को जिसकी मैं वजह से फिर देखें जियो ने भी जी, शुरू जी, करने की कोशिश की, उनका चैनल जो है वो लॉन्च ही नहीं हो सका, बिल्कुल, और आपका जो एक्सप्रेस था वो भी इनिशियल स्टेज के ऊपर अल्टीमेटली उनको स्क्रैप करना पड़ा प्रोजेक्ट को। जी, जी, अब पाकिस्तान में पीटीवी अंग्रेजी चैनल चला रहा है, पीटीवी बिल्कुल चला रहा है, बिल्कुल, लेकिन उसकी ज़ाहिर है उसके कंटेंट में हमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। जो हम बयानिए की हम बात कर रहे थे, आपने जो बात की थी कि हमारे पास उर्दू के चैनल बहुत ज़्यादा हैं, अंग्रेज़ी का चैनल नहीं है, क्योंकि जब तक आपका पैगाम बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर एम्बेसडर्स जो पाकिस्तान के अंदर हैं, डिप्लोमेट्स हैं, या बाहर के जितने भी आपके रिसर्चर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, उन तक आप उनकी ज़ुबान में कन्वे करेंगे तो उनको समझ आएगी ना। अब मेरे सामने रशियन लैंग्वेज में टीवी लगा दें तो मुझे तो नहीं समझ आती, अनटिल के आप उसको सब्सक्राइब ना करें, उसके ऊपर से मतलब लिखा ना हो इंग्लिश के अंदर। नेशनल इंटरेस्ट का हिस्सा, अब जब इसे आप पिलर ऑफ द स्टेट में से मेरा एक पिलर ख्याल है कि कहते ये हैं, पॉलिसी मेकर्स को इसके ऊपर मजीद काम करना पड़ेगा। अब जैसे चाइना का इंग्लिश चैनल है, बिल्कुल उनका है, ठीक है, और एक्सटेंडेड का चैनल है, बिल्कुल ऐसे, और वो आपका ग्लोबल नैरेटिव बिल्ड कर रहा है। इंडिया को देख लीजिए आप, आपकी कोई बात इसके ऊपर तो अभी देखें हम मीडिया की जो वॉर है, जी, जी, हम जिस दुनिया में रह रहे हैं, हम एक बिल्कुल साइबर वर्ल्ड के अंदर रह रहे हैं। बिल्कुल, आज मतलब शिराज साहब या वहीद हुसैन जो है
वो एक बैनुल-अक़वामी शहरी है। बिल्कुल। दुनिया में जहाँ पे भी कुछ होता है वो पूरी दुनिया में विद इन मिनट्स, रादर रियल टाइम के ऊपर आपके पास फुटेज आ रही होती है, खबरें आ रही होती हैं, तस्वीरें आ रही होती है, कमेंट्स उसके ऊपर आना शुरू और हो जाते हैं। इफेक्ट्स भी बिल्कुल ऐसे इफेक्ट्स तो आते हैं ना जी। क्राइसिस हुआ इकोनॉमी का, कहाँ क्राइसिस होता है वेस्ट के अंदर, 9/11 कहाँ होता है, बिल्कुल और ऐसे ही है। भुगतना यहाँ पे हमारे आम आदमी को पड़ता देखिए है। 2002 से आज 18 में 17 साल के बाद अब तो मीडिया इतना ज़्यादा वाइब्रेंट हो चुका है कि आप किसी चीज़ को छुपा नहीं सकते। आपने मीडिया का काम होता है परसेप्शन बिल्डिंग। जी बिल्कुल। परसेप्शन बिल्डिंग से ओपिनियन मेकिंग होती है। बिल्कुल। ओपिनियन मेकिंग से डिसीजन मेकिंग होती है। बिल्कुल। इन्फ्लुएंस, बिल्कुल इन्फ्लुएंस होता है। तो ये सारी चीज़ें एक चेन की तरह एक दूसरे के साथ मुंसलिक हैं, कनेक्टेड हैं। तो इंटरनेशनली अगर हमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बेहतर करना है, क्योंकि अखबारात दुनिया के अंदर उनकी रीडरशिप कम हो रही है। न्यूयॉर्क टाइम जैसा अखबार जो है उसने पिछले 5 सालों में मतलब 60% अपना वर्कफोर्स को रिड्यूस कर दिया, क्योंकि उनके पास बिजनेस नहीं है। बिजनेस सारे का सारा आपका या टीवी चैनल्स के पास चला गया है या सोशल मीडिया के ऊपर, मोबाइल पे आ गई, मोबाइल के ऊपर आ गया है। तो अब वो जो बात पहले आपने की थी, ये इसके साथ इसका बिल्कुल एक ताल्लुक है कि इन्वेस्टर जो है वो अंग्रेजी चैनल को सस्टेन नहीं कर सकता। मैं सर स्टेट, मैं इसीलिए तो स्टेट को बीच में लेके जो पीटीवी शुरू किया है, पीटीवी इंग्लिश वर्ल्ड जो चैनल चल रहा है, आई थिंक कि वो एक अच्छा स्टेप था, बट अक्सर हमें पता लेकिन वो स्टेप वहीं पे रह गया। हाँ, कि वो उसको इम्प्रूव फाइनेंशियली वायबल नहीं है, तो अक्सर सुनने में आता है कि शायद इसको बंद कर दिया जाए, जो कि एक दुरुस्त कदम नहीं होगा। बिल्कुल। आपको कुछ ऐसे काम करने होते हैं जिससे आपको पैसे के एतबार से तो फायदा नहीं हो रहा होता, लेकिन अदरवाइज आपको बहुत ज्यादा उससे नेशनल इंटरेस्ट और नेशनल नैरेटिव, उसके लिए तो बहुत जरूरी है। पब्लिक को इन्फ्लुएंस करेंगे वेस्ट के अंदर जो कि डेवलप्ड डेमोक्रेसीज हैं, बिल्कुल, तो फिर एक इफेक्ट भी आएगा, लोग आपकी बात सुनना भी पसंद करेंगे। लॉबिंग का एक मीडिया एक बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट, हिस्सा है दुनिया के अंदर। इंडिया जो है वो क्यों लॉबिंग में तेज है? अब देखें ना, व्हाइट हाउस से कोई काम कराना, उन्होंने कैपिटल हिल से कुछ काम कराना हो, यानी उनकी कांग्रेस से वॉर देख लें, इराक की पहली वॉर सारी प्रोपेगेंडा मीडिया के थ्रू वो लड़ी गई। बिल्कुल। तो ये तो प्रोपेगेंडा मशीन है ना जी। अब आपने इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है, ये अब मतलब पॉलिसी मेकर्स के ऊपर डिपेंड करता है। और पाकिस्तान में मीडिया, जिस तरह से मैंने आपको कहा था कि टीवी चैनल्स आए और फिर एक जलन साहब ने जिस तरह से उनको आज़ादी दी, डीरेगुलेट किया जी बिल्कुल उनको, और प्राइवेट सेक्टर में अब इस वक्त तकरीबन 120-130 के करीब चैनल। मैं उस तरफ भी आता हूँ। ये 120 और 130 न्यूज़ चैनल्स, ये किस, ये जी न्यूज़ सोसाइटी की क्या अक्कासी कर रहा है? न्यूज़ चैनल जो है वो तकरीबन 70 से 80 के करीब होंगे। 25 से 30 चैनल है हमारे पास जो न्यूज़ चैनल है। सर केबल के ऊपर तो आप करते जाए तो तकरीबन इतने ही बनते हैं। अगर आप उनका अगर आप या मुझे मल्टीप्लिकेशन नजर आ रही है। वजह ये है कि उनका जो बुके है ना, क्योंकि हर एक कैटेगरी के चैनल्स का बुके होता है, ठीक है। तो पाकिस्तान पैमरा की ये कोशिश होती है कि पाकिस्तानी जो चैनल्स हैं, न्यूज़ चैनल्स, वो पहले 20 उसके अंदर बुके के अंदर आपको नज़र आते हैं। तो जब जो ही आप मतलब ब्राउज़ करते हैं तो पहले 8-10 चैनल आपको न्यूज़ के नज़र आ रहे होते हैं, तो आप समझते हैं कि सारे चैनल ऐसे हैं। इट्स नॉट लाइक दैट। पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपको बताऊं, वो मेरा ये रहा कि अब मुझे जैसे अब लाहौर का अपना एक न्यूज़ चैनल है, वहाँ पे जो कुछ हो रहा है, अदरवाइज अगर 10 चैनल तो आप उंगलियों पे गिन सकते हैं। रीजनल चैनल्स जो हैं, देखें आपके पास KTN है कराची में, हाँ, मेट्रो है कराची में, लाहौर में आपको सिटी 42 है। जी बिल्कुल। इसी तरह अब दुनिया वालों ने एक टीवी चैनल, एंटरटेनमेंट से ज्यादा न्यूज़ चैनल्स, एशिया न्यूज़ है वो भी लोकल है। हाँ जी। खैबर टीवी है। हाँ जी। KTN है। हाँ जी। ये कोई आपके 8-10 चैनल जो हैं, दीज आर रीजनल, जी 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 जी, जो कि न्यूज़ के चैनल। उसके अलावा जो मेन बाकी उर्दू के हैं तकरीबन 15 से 20 के करीब। तो सर ये दे आर ऑलमोस्ट 30 रेशो में अगर हम जाएं तो रेशो में हमारे पास ज्यादा चैनल्स, न्यूज़ चैनल्स या इनसे रिलेटेड, आई डोंट थिंक उसकी कैटेगरी में ज्यादा आपको एंटरटेनमेंट के नजर आते हैं। उसमें आपका ड्रामा है, उसमें आपकी फिल्म है, उसमें आपके इंफोटेनमेंट के भी हैं, जैसे कुकिंग चैनल्स हैं, ठीक है। उसमें कुछ स्पोर्ट्स चैनल है, बट देयर नंबर इज नॉट दैट हाई, कपल ऑफ देम। जी हाँ, कुछ म्यूजिक भी हैं लोकल, 3-4 अगर आप कंपैरिजन करें उस कैटेगरी को इससे, तो वो ज्यादा है।
अच्छा। बिकॉज इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन 110 से 120 के करीब चैनल्स चल रहे हैं, जिसमें न्यूज़ चैनल जो हैं 30 के करीब है, 30-35। ठीक है, और उनके इन्फ्लुएंस को आप कैसे देखते हैं माशरे के ऊपर? जाहिर है उसका पाकिस्तान में टीवी चैनल्स का एक उस पर तनकीद भी बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन मुस्बत पहलू ये था कि आपके 2002 के इंतखाबात मुझे याद है कि नए कुछ चैनल्स इंट्रोड्यूस हुए तो उन्होंने आपके जनरल इलेक्शंस को कवर किया था। ठीक, लोकल इलेक्शंस एसटीएन टाइप कोई हुआ करते थे 98 में, एयरवाई था 98 में शायद एसटीएन वगैरह भी थे, इंडस टीवी एक ज़माने में शुरू में था। एसटीएन जो था वो तो इसी का पीटीवी का ही एक वो सब्सिडरी थी। ठीक ठीक, एनटीएन और एसटीएन जो थे। जी हाँ बिल्कुल। बट ये चैनल शुरू हुए, फिर उसके बाद 2004 में हमने देखा आज आ गया, बिजनेस प्लस आ गया, फिर चैनल्स जो है ऐड होना शुरू हो गए। तो जो डिबेट आज हम देखते हैं चैनल्स के ऊपर, जो डिस्कशंस आप देखते हैं, बिल्कुल, ये शायद पहले मुमकिन नहीं थी। जिस तरह से लोगों को बुला के अकाउंटेबल बनाया जाता है, किया जाता है, सियासतदानों से सवालात किए जाते हैं, बड़े टफ क्वेश्चंस होते हैं बिल्कुल, और उसकी वजह से जो एक सियासी पाकिस्तान के अंदर आई है और मुआशरे के अंदर जो सियासत के हवाले से, इदारों के हवाले से, आपकी अदलिया, आपकी मुकन्नना, आपकी इंतज़ामिया, उनका जो किरदार है, आइन का जो किरदार है, आपके जो मतलब जो सूबे हैं उनकी जो इख्तियारात हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं, ह्यूमन राइट्स, अब देखें रिसेंटली जो बुरे वाक़यात पेश आए, जी बिल्कुल, जैसे कसूर में वाक़या पेश आया, हाँ मर्दान में पेश आया, कराची में जो पुलिस इनकाउंटर में जो नकीबुल्ला महसूद की जो हलाकत हुई है, ये सारे इश्यूज़ अगर ये टीवी चैनल्स ना होते और आपका सोशल मीडिया जो एक बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट है ये ना होता, तो डेफिनेटली ये तो अंडर द कार्पेट चले जाते। बिकॉज हमारा जो इंस्टीट्यूशनल कल्चर है वो तो है ही इस तरह का कि जो चीज़ हाईलाइट हो गई उसके ऊपर एक्शन भी होगा, उसके ऊपर डिबेट भी होगी, जो चीज़ कवर कर ली गई उसके ऊपर कुछ भी नहीं होना, कोई एक्शन नहीं होना, क्योंकि हमारे जो रवायती एतबार से हमारे जो इदारे हैं वो इतने मजबूत नहीं हैं। इंस्टीट्यूशंस आर नॉट स्ट्रॉन्ग, इंडिविजुअल्स आर स्ट्रॉन्ग, पॉलिटिकल पार्टीज आर स्ट्रॉन्ग, देयर आर सर्टेन ग्रुप्स विच आर स्ट्रॉन्ग, वो अपना इन्फ्लुएंस जो है उसके ऊपर करते हैं। तो ये आई थिंक कि फिर उसके अलावा हेल्थ के इश्यूज़ के ऊपर रिपोर्टें आपको नज़र आती हैं, अस्पतालों के अंदर क्या हो रहा है, आपके तालीमी इदारों के अंदर क्या हो रहा है, आपके ज़राअत के अंदर क्या हो रहा है, मईशत में क्या हो रहा है, बिल्कुल। सो आई थिंक इलेक्शन कमीशन में क्या हो रहा है, आपकी अदलिया के अंदर क्या हो रहा है, ये सारी जो डिबेट अभी शुरू हुई है पिछले 10-12 सालों से, आई थिंक कि उसका एक मुस्बत पहलू भी है जिसको हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। और आई थिंक कि वो एक मुआशरे के अंदर रिफॉर्म्स जो हैं, रिफॉर्मेशन प्रोसेस जो है वो आइडेंटिफाई करके इश्यूज़ को फिर डिबेट करके ही उसका सोल्यूशन मिल सकता है। ठीक है, नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। इस वक्त एक छोटे से वक्फे का वक्त हुआ चाहता है। जैसे कि वहीद साहब ने कहा कि जहाँ मनफी पहलू हैं वहाँ मस्बत भी हैं, हमें मस्बत पे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, गौर करना चाहिए, ताकि वहाँ से हम सफ़र को आगे लेकर चल सकें। देखते रहिए प्रोग्राम डिबेटेबल। वेलकम बैक व्यूअर्स। जैसा कि आप जानते हैं कि आज के प्रोग्राम में हमें वहीद साहब ने ज्वाइन किया हुआ है और हम मीडिया पे बात कर रहे हैं। वहीद साहब, आपकी तरफ वापस आता हूँ। आपने जैसे शुरू में हमने जिक्र किया कि मीडिया एक दो धारी तलवार है, ऐसा ही है, जहाँ पे वो आपके, अगर आप उसको जिम्मेदारी से इस्तेमाल करते हैं तो बहुत सारे फ़ायदे भी हो सकते हैं, और अगर गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हैं तो उसके नुकसानात भी बहुत हैं सोसाइटी के लिए, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के लिए, इसलिए क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसकी 60% आबादी 25 साल से नीचे की है, यंग लोग हैं, यूथ लोग हैं, और इनके जहनों पर इस तरह के मीडियम्स बहुत ज़्यादा असर करते हैं। तो आप कैसे देखते हैं कि हम कैसे मीडिया एथिक्स की अगर हम बात करें, हम कैसे इस मीडिया की ताकत को, इस मीडिया के इन्फ्लुएंस को अपने मुस्बत अंदाज में अपनी यूथ को पेश करें ताकि एक पॉजिटिव इमेज लेकर ये लोग आगे की तरफ बढ़ें? इस सवाल का जवाब ये है कि कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जिम्मेदारियाँ हैं जी। सबसे पहली जिम्मेदारी जो है वो कंटेंट प्रोड्यूस करने वाले की है। जो भी आप मवाद कैमरे से
अपनी स्क्रीन के ज़रिए, आप रेडियो की आवाज़ के ज़रिए, जी, अखबारों में जो कुछ आप शाया करते हैं उसके ज़रिए जो आप आवाम तक पहुंचा रहे हैं, उसके ऊपर एक चेक होना चाहिए। गेट कीपिंग का एक वर्ड हम यूज़ करते हैं जी, उसके जर्नलिज्म के अंदर, के एडिटर जो होता है या आपका जो डायरेक्टर होता है न्यूज़ का, करंट अफेयर का, प्रोग्राम का, वो एक गेट कीपिंग का काम करता है, गेट कीपर ठीक का है, काम करता है, वॉच डॉग का काम करता है। ठीक है, कि पहले मैं एज अ रिपोर्टर ख़बर लेकर एडिटर के पास जाता था तो वो ख़बर पढ़ने के बाद 50 मुझसे सवाल करता था ऑथेंटिसिटी को इस्टेब्लिश करने के लिए। ये ख़बर किसने दी आपको, आपकी सोर्स क्या है, इस ख़बर को इकट्ठे करने में कितने लोगों से आपने बात की है। मिसाल के तौर पर फाइनेंस की एक ख़बर है, जी, जी, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री में किस बंदे से आपने बात की है, और किस वो अंदाज में अंदाज पेश में, जी हाँ, उसका जिम्मेदारी कितनी है उसकी, उसके एविडेंस कोई आपके पास, कोई पेपर है, कोई मतलब कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आपके पास है, नहीं है। फिर वो ये सोचता है कि इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, एक खबर सच भी है मिसाल के तौर पर, बिल्कुल, लेकिन उसके असरात मुआशरे के ऊपर, रियासत के ऊपर, हुकूमत के ऊपर, मुल्क के ऊपर क्या मनफी पड़ने के ज़्यादा चांसेस है या मुस्बत पड़ने के चांसेस है। ठीक, तो वो सबसे पहली जिम्मेदारी तो सर ये क्या एक इंडिविजुअल पे बहुत भारी जिम्मेदारी नहीं होगी? ये है नेचुरली। आप देखें ना, एडिटर का काम बहुत, एडिटर आम लोग नहीं होते थे। अखबारात के एडिटर जो थे वो 40-40 साल काम करने के बाद एडिटर बनते थे। CNN के अंदर जो आपको एंकर नजर आता है, हमारी तरह शो बेस की तरह यंग बंदा जो है, 22 साल का लड़की या लड़का नहीं खड़ा हुआ खबरें पढ़ रहा। वहां पे मिनिमम एज जो आपको एंकर की होगी वो 55 होगी, क्योंकि वो रिपोर्टर पहले होता है, प्रोड्यूसर होता है, फिर कैमरे के पीछे काम करता है, फिर कैमरे के आगे काम करता है, फिर पूरी दुनिया के अंदर काम करता है, मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर, तब जाके उसको स्क्रीन के ऊपर इजाज़त होती है बैठने की। हमारे यहाँ तो बंदा जो है ना, वो यूनिवर्सिटी से फारग नहीं होता, कहता है मुझे एंकर बना दे। बिल्कुल, एवरी सेकेंड मीडिया स्टूडेंट और एनीबडी हु इज इंटरेस्टेड टू ज्वाइन टेलीविजन, दे वांट टू बिकम एन एंकर, यू नो, मे बी एंटरटेनमेंट एंकर और न्यूज़ एंकर। बिल्कुल, वो जिम्मेदारी है, ओनर की जिम्मेदारी है, जिसने इन्वेस्टमेंट की हुई है कि भाई आपके चैनल के ऊपर आपके जो स्टाफ है वो क्या चला रहे हैं, वो उसका आवाम के ऊपर कितना उसका, और इसको कैसे आप बैलेंस करेंगे, हुकूमती जिम्मेदारी को और ओनर की जिम्मेदारी, प्रोड्यूसर की जिम्मेदारी, रिपोर्टर की जिम्मेदारी, ये तमाम लोगों की जिम्मेदारी। एक शॉट ऐसा आ जाता है कि प्रोड्यूसर लेकर आ गया है, किसी का कटा हुआ सर है टेररिज्म के, अब वो जो एनएलई एडिटर है जो एडिट कर रहा है उस चंक को, जी, अगर रिपोर्टर से भी निकल गया है, प्रोड्यूसर से भी निकल गया है, एडिटर से भी निकल गया है, सबसे, डायरेक्टर से भी, उसका काम है कि वो इस चीज़ को निकाल दे। ठीक है, हर वो शख्स जिसकी कंट्रीब्यूशन है, जिम्मेदारी है। एक तो ये, दूसरा आपके कवानीन है, पैमरा है, ज़ाहिर है कि वो भी इम्प्लीमेंट अगर पूरे तरीके से हों, कुछ एथिक्स के लॉज बने थे, वो उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही है। तो ये जिम्मेदारी जो है ये यानी जॉइंट जिम्मेदारी है। लेकिन सर जब लॉज बनाए जाते हैं, कानून बनाए जाते हैं, या इस तरह की कोई कलेक्टिव बॉडी बनाई जाती है, तो हमेशा मीडिया की तरफ से एक एतराज़ उठता है कि भाई आज़ादी सहाफ़त पे ये एक ज़र्ब है। मेरा नहीं तो ये आप कैसे इसको, मैं ये फिर वही बात है ना कि ये एक स्ट्रगल है। मीडिया ये समझता है कि उनकी आज़ादी के ऊपर एक कतगन लगाई जा रही है, हालांकि आपको एक रिस्पॉन्सिबल अगर मीडिया हो तो फिर उसके ऊपर तो कतगन कोई नहीं लगाएगा। तो ये रिस्पॉन्सिबल कैसे डिफाइन होगा सर? आई थिंक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक, गवर्नमेंट की भी, लॉ मेकर्स की भी, और जो आपके जर्नलिस्ट है उनकी भी है। ठीक, अगर हम थोड़ा सा आगे की तरफ चलें, जैसे हमारे यहाँ काफ़ी सारे ट्रेंड्स चल पड़े हैं। एक ज़माने में ब्रेकिंग न्यूज़ का ट्रेंड चल पड़ा था, तो हर बात पे किसी को छींक भी अगर उसने आ गई है तो उस पर भी ब्रेकिंग न्यूज़ अब तो नहीं होता ऐसे, अभी कंपैरेटिवली कंट्रोल, अब नाम शायद बदल गए हैं, पहली खबर या इस तरह के ब्रेकिंग न्यूज़ का खबर, टॉप स्टोरी, हाँ, टाइटल से हट गए, लेकिन तकरीबन अंदाज वही, क्योंकि वो रेटिंग वाला एक जो हमारा एक सिलसिला चल पड़ा। आई थिंक ये सबसे बड़ा फैक्टर है रेटिंग का। जिस किस्म की एक धोड़ लगी होती है खबर के पीछे, अब 10 रिपोर्टर अगर कवर कर रहे हैं एक पार्लियामेंट के सेशन को, हाँ तो जी, कोई भी स्टेटमेंट अगर फॉरेन मिनिस्टर वहाँ पे कोई बयान देता है, पॉलिसी या
आपका वज़ीर दाखिला देता है, वज़ीर ख़जाना देता है, अपोजिशन का लीडर देता है, तो 10 के 10 रिपोर्टर भाग के बाहर आएंगे और फ़ोन पे सबसे पहले, तो वो वहाँ पे लिखा होगा सबसे पहले जी, सबसे पहले जिसने भी, चैनल्स के नेम होंगे। बिल्कुल आई मीन उसके अंदर वो जो उसकी खबरियत की जो ऑथेंटिसिटी है ना, वो किल होने के चांस, और ये एथिक्स के भी खिलाफ है नेचुरली। तो आई थिंक कि वो उसके ऊपर वही रेटिंग वाला इशू है, वो थोड़ा सा जो चैनल्स के जो पॉलिसी मेकर्स हैं उन्हें सोचना पड़ेगा। सर इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, क्योंकि एक बहुत बड़ा कंट्रोल तो नहीं किया जा सकता। अच्छा, कंट्रोल इस तरह से नहीं किया जा सकता। आई थिंक कि उसमें इन्वेस्टर की भी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, जिसने जो चैनल का आपने एक बहुत अहम पॉइंट उठाया, ट्रेनिंग इन एजुकेशन। और ट्रेनिंग जो है वो अपने रिपोर्टर्स की भी करनी है जी, ट्रेनिंग आपने मीडिया पर्सनस की भी करनी है कि किस तरह से उनको एक रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म उन्होंने करना है। सर ये कौन सिखाएगा? ये इदारे सिखाएंगे? इदारों की जिम्मेदारी ज़्यादा ये जो ऑर्गेनाइजेशन जिसने एम्प्लॉय किए हैं वो सिखाएगा? आई थिंक कि वैल्यू एडिशन करने के लिए उन्हीं को ट्रेनिंग देनी चाहिए और ये उन्हीं का काम है। ठीक है, उनका काम है। उसमें कुछ इदारे भी होते हैं प्राइवेट सतह के, स्टेट को भी इंटरेस्ट लेना चाहिए, जैसे आप मीडिया साइंसेस को हेल्प कर रहे हैं। लेकिन स्टेट अगर कोई काम करती है ना तो फिर एकदम लोग कहते हैं जी हमारे, वो जो आप पहले बात कर रहे थे, हमारे ऊपर पाबंदियां लगाई जा रही हैं, कदगन लगाई जा रही है। तो ये एक सेल्फ चेक जो है ना, ये एजुकेट करना जो मेरा मकसद है। आपकी सहाफत में वो लोग आए जिनका एक बैकग्राउंड है। देखिए इसमें पैमरा जो है ना, जी जी, कैन प्ले अ रोल, क्योंकि पैमरा रोल प्ले कर सकता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा, कि वो वर्कशॉप्स करवाए, सेमिनार्स करवाए, और जर्नलिस्टों को इन्वॉल्व करे, ठीक है, एकेडेमिया को इन्वॉल्व करे उसके अंदर, जो आपकी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मीडिया के डिपार्टमेंट्स हैं उनको इन्वॉल्व करके कुछ 2-2 दिन की, 3-3 दिन की वर्कशॉप्स वगैरह करवाए। तो आई थिंक कि अब काफ़ी चीज़ें बेहतरी हुई। 2004, 5, 6 में जो कुछ हम देखते थे, 10 में देखते थे, अब चैनल्स के अंदर बेहतरी है। बट स्टिल आपने एक नेगेटिव ख़बर को कितना टाइम स्क्रीन के ऊपर देना है। लगता है ऐसे है कि पाकिस्तान के अंदर हर बंदा मुजरिम है, हर बंदा बच्चों के साथ ज़्यादती कर रहा है, हर शख्स जो है वो कत्ल गारत कर रहा है। बिकॉज मीडिया, मैंने शुरू में कहा था कि परसेप्शन बनाता है, तो आपको उस चीज़ को चेक करना जो है वो बहुत ज़रूरी होगा कि किसी भी खबर को आपने कितना स्पेस देना है अपने चैनल के ऊपर। ठीक, मतलब कहने का मकसद ये है कि ये जिम्मेदारी कलेक्टिव होगी, बिल्कुल कलेक्टिव होगी, बट नेचुरली जो कैप्टन होता है शिप का उस पर सबसे ज़्यादा होती है। अच्छा सर, और मीडिया को अगर हम देखें, यूथ को लेकर अगर हम देखें, आजकल मुझे जो लगता है कि आप चैनल्स के सामने बैठते हैं तो आप बच्चों के साथ बैठ के भी आज न्यूज़ चैनल्स भी शायद नहीं देख पाते। यही हमारा एक अलमिया बनता जा रहा है कि अगर रिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग है तो रिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग में उसकी रिस्पॉन्सिबल रिप्रेजेंटेशन होना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये जो फैक्टर है इसका सोसाइटी के ऊपर बहुत नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है। देखिए लोगों का फिर आहिस्ता आहिस्ता जब आप बहुत ज़्यादा खबरें देना शुरू कर देते हैं, हर चीज़ को तनकीद की निगाह से देखते हैं, तो लोगों के अंदर जो आपका ऑडियंस है, व्यूअर है, वो आप पे यकीन करना, एतमाद करना छोड़ देता है फिर। ठीक है। और कई ऐसे एंकर्स हैं अभी पाकिस्तान के अंदर जिनकी बयानात के ऊपर, उनके प्रोग्रामों के ऊपर, उनकी जो ख़बरें थी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा सवालात उठाए जा रहे हैं। ठीक है। तो आई थिंक कि वो ऑडियंस का एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ऑडियंस पे अगर हम ऑडियंस का मकसद ये है कि अगर आप एक चीज़ देखें ना, आपके हाथ में रिमोट है, जी बिल्कुल, आप उस चैनल को या उस प्रोग्राम को आप ना देखें, आप इग्नोर करें, तो जब आप उसको इग्नोर करेंगे तो फिर उसके अंदर करेक्शन आना शुरू हो जाएगी। सर ये सनसनी एक किस्म की एक सिचुएशन क्रिएट कर देना, ड्रामा, जिसको थ्रिलर कर देना, वो ड्रामा, न्यूज़ के अंदर ड्रामे का जो कॉन्सेप्ट है ये इंडिया से आया है। वहाँ के जो चैनल्स हैं उसके आप, लेकिन हमने एक्सेप्ट क्यों किया? इसलिए कि फिर वही बात है कि आपके पास कुछ मॉडल्स हैं, BBC, CNN मॉडल है, ठीक है, इसी तरह बाकी जो चैनल्स हैं वहाँ पे आपको इतना ज़्यादा एंग्जाइटी, इतना ब्लड प्रेशर नहीं नज़र आता। हमारे चैनल्स के ऊपर जो कलर हम देखते हैं, रेड कलर के ऊपर ब्रेकिंग न्यूज़, ये दैट क्रिएट्स योर एंग्जाइटी, और वो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है बच्चों के ऊपर, बड़ों के ऊपर। तो वो चीज़ आई थिंक के जस्ट फॉर द सेक ऑफ मनी
रेटिंग की खातिर ये सारा कुछ करते मैं गया हैं। एक बार, मैं अपना एक वाकया आपसे शेयर करता हूँ। मैं गया केबल नेटवर्क ऑपरेटर के पास, तो उसे मैंने कहा बिल देते हुए कि आप साथ मेंटल हेल्थ इंश्योरेंस भी दिया करें, क्योंकि इसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है हमारे जहनों के ऊपर। सो डेफिनेटली अगर हम मासेस की बात करें तो अब मासेस के अंदर एक और चीज़ करंट मीडिया के साथ या प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ एक और वो चीज़ इंपॉर्टेंट स्पेस बना रही है हर लेवल के ऊपर, वो है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में हम देखते हैं अब ये दोनों एक दूसरे को ना वो सप्लीमेंट कर रहे हैं। सोशल मीडिया की खबरें आपको टीवी चैनल्स पे नजर आएंगी, टीवी चैनल्स की जो है वो सोशल मीडिया। लेकिन ट्रेंड्स कौन बना रहा है? आई थिंक बोथ आर ड्राइविंग फोर्स ईच अदर। देखें ना, ये जो सिटीजन जर्नलिज्म है, ये मतलब यूज़र्स क्रिएटेड जनरेटेड जो मटेरियल या कंटेंट है, मतलब आप एक मोबाइल है आपके पास, आप कहीं से जा रहे हैं, आपने कोई चीज़ देख लिया, आपने उसको कैप्चर कर लिया है, ठीक है, कैप्चर करके आपने सोशल मीडिया पे वायरल कर लिया है, वो टीवी चैनल्स के हाथ भी लग जाता है, उस पर उन्होंने खबर बना के चला दी है। ठीक है। नाउ हाउ मच इट हैज़ अ पॉजिटिव और द नेगेटिव इम्पैक्ट, ये अब जिसने जनरेट किया कंटेंट उसने नहीं देखना, ये जिसने इसको ऑन एयर करना है। क्योंकि सोशल मीडिया तो स्टिल ये होता है ना कि कुछ चीज़ें आपके हाथ लग गई, कुछ नहीं भी लगती हैं, लेकिन टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर जब आ जाती है, क्योंकि सोशल मीडिया अभी उस तरह से मॉनिटर भी नहीं हो रहा ना, बिल्कुल, उसको पीटीए हैज़ टू डू अ लॉट ऑफ वर्क ऑन इट, बिल्कुल, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी जो इसको रेगुलेट करती है, तो वो उस सूरत हाल में फिर दोनों एक दूसरे का कंटेंट यूज़ और मिस यूज़ कर रहे होते हैं टू समहाउ। तो चैनल्स चूँकि डायरेक्टली उनका उसमें पैसा इन्वॉल्व होता है थ्रू रेटिंग एंड थ्रू एडवर्टीजमेंट, तो वो उस चीज़ को फिर वो हाईलाइट करते हैं। अब उसका इंडिविजुअल्स के ऊपर कितना मनफी असर पड़ रहा होता है, ये आई थिंक एवेल्युएट करने की जरूरत है। हुकूमतों पे असर पड़ रहा है। अब तो ट्विटर पे डोनाल्ड ट्रंप साहब एक ट्वीट करते हैं और पूरे के पूरी स्टेट जो उनसी है वो तो एज अ प्लेटफॉर्म इसको यूज कर रहे हैं ना, बिकॉज सोशल मीडिया इज अ प्लेटफॉर्म नाउ वेयर यू कैन कन्वे योर मैसेज इन अ मोर आई मीन रैपिड मैनर। ठीक है। और आपको किसी के पास जाके नहीं कहना पड़ता, रोना नहीं पड़ता कि जी ये मेरी खबर है, इसको आप चला दें। ठीक, तो एक न्यूज़ क्रिएटर भी बन चुका है सोशल मीडिया। बिल्कुल बिल्कुल, न्यूज़ तो जनरेट भी करता है, न्यूज़ क्रिएट भी करता है। और हमारे यहाँ फिर चैनल्स जो हैं, बल्कि अमेरिकन चैनल्स भी मैंने देखा है कि CNN पे प्रोग्राम्स हो रहे होते हैं, तो वो जो ट्वीट्स होती हैं डोनाल्ड ट्रंप की या किसी इंपॉर्टेंट आदमी की, वो उसके ग्राफिक्स उन्होंने बनाए होते हैं और उनके ऊपर पूरे शोज करते हैं, वो प्रोग्राम्स करते हैं। बिल्कुल। एक चीज़ जिसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कंटेंट को मैनेज कैसे करना चाहिए और इन्फ्लुएंस कौन करता है। देखें, हुकूमत इन्फ्लुएंस करती है आपके कंटेंट को थ्रू एडवर्टीजमेंट। ठीक, आपके नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं वो आपके कंटेंट को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। आपको थ्रेटनिंग किस्म की वो जो होती हैं कि जी आप हमारी खबर नहीं चला रहे, कुछ मतलब इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस भी होती हैं जिनकी पेमरा की तरफ से बंदिश है कि आपने दहशतगर्दी का जो मवाद है उस तरह की चीज़ों को नहीं फैलाना आपने। तो इसके अलावा आपका एडवर्टाइज़र आपको कर रहा होता है, इन्फ्लुएंस कर रहा होता है। मतलब टेलीकॉम सेक्टर के खिलाफ खबर कोई नहीं छपेगी या टीवी चैनल, बिल्कुल बैंक के खिलाफ नहीं छपेगी या चलेगी। एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने मेंशन की वो है दहशतगर्दी, वॉर ऑन टेरर एंड द रोल ऑफ पाकिस्तानी मीडिया। आप इसको अभी तक कैसे असेस करते हैं? हमारे यहाँ अगर आप जब कंपैरिजन करते हैं तो अच्छा काम किया टीवी चैनल्स ने, हाईलाइट किए हैं चीज़ों को, ओवरडू भी होता रहा है। और नैरेटिव बिल्डिंग में इनका क्या किरदार रहा है? क्योंकि मीडिया के थ्रू ही देखें, जब आप इसके दोनों पहलू हैं ना, कि कुछ लोग ये कहते हैं कि इतना ज़्यादा हाईलाइट ना करें क्योंकि उन लोगों की जो मकासद हैं वो पूरे हो जाते हैं। जब आप इतना ज़्यादा मतलब मिजरी और पेन दिखा रहे होते हैं तो दिस इज़ व्हाट दे वांट। बिल्कुल। वो 10 लोगों को नहीं मार रहे होते, उन्होंने पूरी कौम को मायूस कर लेना होता है। दूसरी तरफ ये भी है कि आप अवेयर करते हैं लोगों को कि इस तरह के लोगों से आपने कैसे बचना है। और फिर पूरी दुनिया में भी एक मैसेज आ रहा होता है कि पाकिस्तान जो है वो टेररिज्म का विक्टिम है। और वो जो फुटेज आपके चैनल्स पे चलती है वो CNN लिफ्ट कर लेता है, वो भी उसको चलाता है, BBC चलाता है। तो इसका ये एक पहलू भी है कि वो फिर लोगों को, दुनिया को पता चलता है कि पाकिस्तान के अंदर भी इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं, जो कि पाकिस्तान पॉइंट आउट करता रहता है कि अफगानिस्तान की वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। एक आखिरी छोटा सा सवाल, आप पाकिस्तान में मीडिया का मुस्तकबिल कैसे देखते हैं? आई थिंक मीडिया का मुस्तकबिल तो रोशन है।
जिस तरह से पाकिस्तानी मीडिया तरक्की कर रहा है, मज़ीद चैनल्स भी, पैमरा जो है आई थिंक कि वो DTH के ऊपर भी काम कर रहा है, डायरेक्ट टू होम उसको हम कहते हैं, सर्विस एक होती है, उसके अंदर बुके होता है जिसमें 300-400 चैनल कम से कम होने चाहिए, तभी वो इन्वेस्टर उसमें आके इन्वेस्ट करेगा। ठीक ठीक। तो उसके लिए पैमरा मज़ीद चैनल्स भी उनको फिर देने पड़ेंगे, और मेच्योरिटी भी विद द पैसेज ऑफ टाइम आती रहेगी। ज़ाहिर है कि जैसे आज का व्यूअर जो है वो एक अक्लमंद व्यूअर है, बिल्कुल, वो बैठ के आपको बता देता है कि ये चैनल इस पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये चैनल इस पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एंकर और ये एनालिस्ट जो है ये फलानी पार्टी को सपोर्ट कर रहा है या उसके अगेंस्ट है। ठीक। तो यहाँ तक लोगों ने, आप ऑडियंस जो है, जो आपका व्यूअर है, जो आपका देखने वाला है, सुनने वाला है, वो एक अक्लमंद हो चुका है। चाहे वो रेडी वाला है, उसने कभी तालीम गाह या दरसगाह का दरवाज़ा भी नहीं देखा, लेकिन वो देख देख के उसको इतना एक्सपीरियंस हो चुका है। बिल्कुल। तो अब ये टीवी चैनल्स के पॉलिसी मेकर्स को, हमारे जो एंकर्स हैं, हमारे जो मीडिया मैनेजर्स हैं, उनको आने वाले दिनों में कंटेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा और नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ आना पड़ेगा। ठीक है। जो पॉजिटिव एलिमेंट्स हैं मुल्क के अंदर, आपकी टूरिज्म इंडस्ट्री को आप बेहतर कर सकते हैं, आप अपना डेवलपमेंट सेक्टर को बेहतर कर सकते हैं, आप अपने एग्रीकल्चर को बेहतर कर सकते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम भी, आप पॉलिटिकल सिस्टम को बेहतर कर सकते हैं। जितने भी वो लोग हैं जो जिनको आप बदउनवान कहते हैं, जिनको आप समझते हैं कि ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, जैसे शफाफियत नहीं है आपके, मतलब फैसला साजी के अंदर शफाफियत नहीं है, आपकी जो पॉलिसियाँ आप बना रहे हैं उसमें शफाफियत नहीं है, तो वो मीडिया के ज़रिए आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें जो है ना वो बेहतर होती रहेंगी। और आई थिंक कि ज़िम्मेदारी जो है वो दोनों तरफ है, पॉलिसी मेकर्स और हुकूमत के ऊपर भी ज़िम्मेदारी है और मीडिया के ऊपर भी ज़िम्मेदारी है। ज़ाहिर है एक गलत बात एक लीडर करेगा तो टीवी चैनल उसको नशर करेगा, बिल्कुल, ठीक है जी, वो नशर करेगा तो फिर ज़ाहिर है वो पब्लिक तक जाएगा। तो सिर्फ मीडिया को हर चीज़ का मुर्ज़ इल्ज़ाम ठहराना, आई थिंक कि ये एक बेहतर हिकमत अमली, ये एक बेहतर अप्रोच नहीं है। एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के ज़रिए अगर हम चीज़ों को लेंगे तो डेफिनेटली उसका फ़ायदा होगा। और हुकूमतों को चाहिए कि हमारे पॉलिसी मेकर्स को कि इस मीडिया को इस्तेमाल करें पाकिस्तान के अच्छे इमेज को प्रमोट करने में। बहुत बहुत शुक्रिया वहीद साहब हमारे प्रोग्राम में आने का और आप अपनी आरा से हमें आगाह करने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये थे वहीद हुसैन साहब जो कि एक एंकर पर्सन भी हैं रिनोन्ड और बहरिया यूनिवर्सिटी के अंदर मीडिया साइंसेस के डिपार्टमेंट को हेड भी कर रहे हैं। इस सारी गुफ्तगू से जो एक चीज़ हमने अखज़ की वो ये है कि मीडिया एक आपका टूल है जिसको आप अच्छे तरीके के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और मनफी तरीके के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ये हमारी एक कलेक्टिव जिम्मेदारी है कि हम मेक श्योर करें कि हम मीडिया को अपने मुस्तकबिल में मुस्बत तरीके से इस्तेमाल करें ताकि आने वाले दिनों में, आने वाली सदियों में पाकिस्तान को हम एक मज़ीद मुस्तहकम और काबिल तहसीन मुल्क बना सकें। प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने निगहबान।